IELTS reading. True, false, not given. Not given, false. Tricky. तंग करते हैं, पता नहीं चलता कि फॉल्स है या नॉट गिवन है। हमें क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि हम स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं, गौर से पढ़ रहे हैं और वर्ड्स ढूंढ रहे हैं। हमें बताया गया है कि कीवर्ड्स ढूंढने हैं भाई। जब कीवर्ड्स मिल जाएं तो मैच करने हैं। स्टेटमेंट देखनी है, ऑपोजिट है, उलट जा रही है तो समझो फॉल्स है। अगर स्टेटमेंट नहीं मिल रही, मीनिंग नहीं मिल रहा, इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो वो नॉट गिवन है। इस बात में कितनी सच्चाई है, थोड़ा समझने वाली बात है। यही वो चीज़ है जो फॉल्स को और नॉट गिवन को मुश्किल बनाती है, और हमने इस मुश्किल को दूर करना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन। सबसे पहले ट्रू को समझते हैं। ट्रू है क्या? हमें यह समझना है कि जब मैं ट्रू फॉल्स या हम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की बात करें तो समझो चीजें फैक्ट पर बेस्ड हैं। लो, ये क्या आ गया? फैक्ट। फैक्ट इज फैक्ट। अगर मैं कहता हूं मेरी गाय 20 किलो दूध देती है, 20 लीटर दूध देती है, तो मुझे ये समझना है कि वो 20 लीटर ही दूध देती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे 20 लीटर मिल जाए, गाय मिल जाए, तो क्या काम चल जाएगा? गलत बात कर रहा हूं। गाय और 20 लीटर मिलने से ये इंफॉर्मेशन सच होने वाली नहीं है। मुझे यहां पर एक और वर्ड चाहिए, वो है मेरी। ये है जो कंट्रोल करता है पूरी की पूरी स्टेटमेंट को। अगर मेरी नहीं है, तुम्हारी है, उसकी है, रमेश की है या किसी और की है, तो समझो ये इंफॉर्मेशन फॉल्स है। गाय दूध देती है पर मेरी नहीं देती, रमेश की गाय देती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इंफॉर्मेशन फॉल्स है, कि मेरी नहीं देती है, तो ये उलट है। तो ये फर्क है ट्रू और फॉल्स के बीच में। जब ट्रू होता है तो सारे पार्ट्स मिलने चाहिए, सारे फैक्ट्स मिलने चाहिए। अगर एक भी मिसिंग है तो वो ट्रू नहीं है। आपको ये क्या हो रहा है, दोबारा से समझते हैं। अगर मैं कहता हूं कि मेरी मौसी लंदन की रानी है, अगर मुझे मेरे पैसेज में मौसी नहीं मेरी मौसी मिल जाए, लंदन मिल जाए, रानी मिल जाए, तभी मैं इसे सच कह सकता हूं। अगर वहां डेनमार्क आ गया, अगर वहां रानी की बजाय कोई और आ गया, काउंटेस आ गया, काउंटेस भी होता है ना, काउंट की काउंटेस होती है, डच का डचेस होते हैं, तो अगर किसी और ओहदे पर है, वो रानी नहीं है, सो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये चीज समझने वाली है कि ट्रू में सारे पार्ट्स मिलने चाहिए, सारे फैक्ट्स मिलने चाहिए। और याद दिला रहा हूं कि ट्रू फैक्ट्स के लिए होता है, और दूसरी तरह का भी एक होता है यस नो नो गिवन। यस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो फैक्ट बेस्ड नहीं होते, वो ओपिनियन बेस्ड होते हैं। ये क्या चीज होती है ओपिनियन? फैक्ट में तो फैक्ट था, ठीक है, रानी मिल गई, 20 लीटर मिल गया, कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस मिल गया, हमें वाटर मिल गया, ये सारी चीजें मिल गई, हमने ट्रू कह दिया। लेकिन ओपिनियन कैसे पहचाने? ओपिनियन पहचानना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसमें फैक्ट नहीं चाहिए, इसमें ओपिनियन चाहिए। जब मैं कहता हूं मेरी गाय 20 लीटर दूध देती है, ये फैक्ट है। जब मैं ये कहता हूं मेरी गाय का दूध बहुत अच्छा है, ये मेरा ओपिनियन है। तो अब मुझे टेक्स्ट पढ़नी होगी ओपिनियन के नजरिए से, क्योंकि उस टेक्स्ट के अंदर, पैसेज के अंदर मुझे दिया होगा कि मेरी गाय गाढ़ा दूध देती है, उस दूध की मलाई बहुत अच्छी आती है, उस मलाई में बहुत ही पौष्टिक तत्व होते हैं। तो अब इस रीडिंग के आधार पर मैं बड़े आराम से, मुझसे अगर पूछा जाए कि तेरी गाय का दूध कैसा है, तो मैं कहूंगा मेरी गाय का दूध अच्छा है। तो जब मुझे अच्छा है कहना है तो मुझे पूरा पैसेज पढ़ना होगा, 3 से 4 सेंटेंसेस पढ़ने होंगे, मुझे ओपिनियन जनरेट करना होगा, क्योंकि वहां पर इंफॉर्मेशन स्प्रेड होगी 3 से 4 सेंटेंसेस के बीच। तो यह चीज समझने वाली है कि यस में ओपिनियन है और ट्रू में फैक्ट है। तो ये दो तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन या यस नो नॉट गिवन। यस ओपिनियन बेस्ड है और ट्रू फॉल्स फैक्ट बेस्ड है। तो हमें फैक्ट्स मैच करने हैं, सारे के सारे मैच करने चाहिए।
अगर ध्यान से देखें सभी जगह ये इंफॉर्मेशन इसी तरह से होता है। इफ द स्टेटमेंट अग्रीज विद द इंफॉर्मेशन, अगर जो स्टेटमेंट दी गई है पैसेज की इंफॉर्मेशन से मैच करती है तो समझो वो ट्रू है, अगर मैच नहीं करती तो वो फॉल्स है, कंट्राडिक्ट करती है, ऑपोजिट जाती है। ऑपोजिट कैसे जा सकती है? अगर मैं कहता हूं मेरी गायें, आपको गायें बड़ी रखी हुई हैं मेरी गायें 50 लीटर दूध देती है, और अगले जो मेरी स्टेटमेंट है या मेरा पैसेज है उसमें लिखा है कि मेरी गायें 48 लीटर दूध देती है, तो यहां पर कंट्राडिक्शन है, सही नहीं है। बात दूध की है, बात गाय की है, पर 50 नहीं 48। दिस बिकम्स अ फॉल्स पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यहां पर गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। मेरी बात समझिए। तो यहां पर हमें पहचानना ओपिनियन से नहीं है, फैक्ट से। हमें फैक्ट्स मैच करने हैं, 50 को 50 से, गाय को गाय से, मेरी को मेरी से। ये चीज है जो इसे क्या बनाती है? फॉल्स, फैक्ट बेस्ड। तो दो चीजें बार बार याद दिलाऊंगा मैं। ट्रू फॉल्स में फैक्ट्स होते हैं, और यस नो जब भी दिखाई दे तो समझो ओपिनियन होता है, और उसमें अक्सर इंफॉर्मेशन जो है वो फैली हुई होती है, वहां से ओपिनियन जनरेट करना पड़ता है टेक्स्ट को पढ़ने के बाद। मान लीजिए न्यूक्लियर पावर के ऊपर है, पूरा पैराग्राफ जो है न्यूक्लियर पावर की बुराई कर रहा है, उसमें बता रहा है न्यूक्लियर पावर से इतना नुकसान होता है। चेर्नोबिल जो एक रशिया में आपको पता होगा हादसा हो गया था, तो उसमें इतना इतना नुकसान हो गया, इतने हजार लोग मर गए। अब पूरा पैराग्राफ है और नीचे जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा है कि न्यूक्लियर पावर के बहुत सारे फायदे हैं। अब जब यहां पर यह बात हो रही है न्यूक्लियर पावर मानव जाति, मानव कल्याण के लिए बहुत जरूरी है, तो अब मुझे यह चीज समझनी है कि ऊपर तो उसने पूरी की पूरी बुराइयां की हैं, मुझे ऐसे सेंटेंस नहीं मिलेंगे, मुझे जो नीचे लिखा है वही वैसा का वैसा नहीं मिलेगा, पर मुझे यह समझना है ऊपर बुराइयां की हैं तो मेरा ओपिनियन बनता है, मेरा नहीं, लिखने वाले का। राइटर का ओपिनियन क्या है? मेरा ओपिनियन मायने नहीं रखता। राइटर का ओपिनियन लिखने की वजह से यही बनता है कि इतनी बुराइयां कर रहा है तो इसका मतलब ये बुरी है, तो मुझे वहां से समझना है कि यहां पर मुझे उसके ओपिनियन के साथ जाना है, ना कि फैक्ट्स जो लिखे हुए, क्योंकि फैक्ट्स नहीं मिलेंगे और उसमें नीचे लिखा होगा यस नो और नॉट गिवन में से सिलेक्ट कीजिए। मेरे ख्याल से यस नो नॉट गिवन, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन के बीच का फर्क आपको समझ आने लगा है। अब सवाल उठा कि नॉट गिवन क्या होता है? नॉट गिवन जो चीज दी ही ना हो। अब मान लीजिए लिखा है भगवान राम ने रावण को अपने तीर से मारा। मेरी बात दोबारा सुनिए, भगवान राम ने रावण का वध तीर से किया। अब दूसरी जगह लिखा है जो स्टेटमेंट है उसमें उसने जो है स्टेटमेंट में या पैसेज में लिखा है कहीं पे कि भगवान राम ने रावण का वध अशोक वाटिका में किया। अब आप कहोगे ये क्या है, व्हाट इज दिस? तीर से किया, इधर अशोक वाटिका में किया, तो हम कैसे पहचाने कि ये फॉल्स है या नॉट गिवन है? अरे आपको बहुत आसान हो गया ये चीज समझनी। क्या सारे पार्ट्स इसमें हैं? नहीं है। क्या यहां पे तीर का जिक्र है? नहीं है। तीर का ऑपोजिट क्या हो सकता है? मुक्का हो सकता है, लात हो सकती है, गोली हो सकती है, बॉम्ब हो सकता है, या तोप हो सकती है। भगवान राम ने अपनी तोप चलाई और उड़ा दिया रावण को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया, उसने तो जगह ही बदल दी है। तो इसका मतलब अशोक वाटिका का जिक्र स्टेटमेंट में नहीं है और तीर का जिक्र पैसेज में नहीं है। तो इससे यह पता चला कि ये एक नॉट गिवन इंफॉर्मेशन है, कहीं नहीं बताई इसकी लोकेशन। तो लोकेशन का जिक्र होना चाहिए था। अगर मान लीजिए उसने कहा अशोक वाटिका में मारा, उसने कहा नहीं नहीं अशोक वाटिका में नहीं, इसको तो रजेश वाटिका में, विशाल वाटिका में मारा। अशोक वाटिका हो सकती तो विशाल वाटिका क्यों नहीं? तो मान लेते हैं कि विशाल वाटिका में मारा, तो अब आपके पास क्लियरली मेंशन्ड है कि ये फॉल्स है, लेकिन ना स्टेटमेंट में वो चीज है जगह, और ना ही पैसेज में है जगह का जिक्र, प्लेस का जिक्र। दोनों जगह प्लेस होना जरूरी था, ऑपोजिट हो जाता, अलग हो जाता तो हम फॉल्स कह देते, लेकिन है ही नहीं। तो इसका मतलब इंफॉर्मेशन इज डिफिकल्ट टू फाइंड। नहीं नहीं नहीं, नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड, इम्पॉसिबल टू फाइंड। सिंस इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड, द आंसर इज नॉट गिवन। ये चीज छोटी सी समझने वाली है। मेरे ख्याल से आपका थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट बनना शुरू होगा। ट्रू फॉल्स पता लग गया आपको, ये फैक्ट बेस्ड होते हैं, यस नो ओपिनियन बेस्ड होते हैं। और तीसरी चीज जो समझ आई, नॉट गिवन में इंफॉर्मेशन दी ही नहीं होती, कोई ना कोई पार्ट मिसिंग
होता है। सारी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। मैं बार बार कहूँगा, सभी लोग आपको समझाएंगे, सारी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। सारी का मतलब हुआ मेन एलिमेंट्स ऑफ द स्टेटमेंट मस्ट बी विजिबल इन द टेक्स्ट। अगर आपको उसको ट्रू कहना है, अगर आपको उसको फॉल्स कहना है, इफ एनी ऑफ द फैक्ट, any of the piece of information is missing, any, even the slightest, it means the information is not given. वो कैसे होगा, we will see to that। और मैं चाहता हूं कि आप फटाफट से not given को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। if there is no information on this, ये इंफॉर्मेशन बताऊं, मुझे कभी सेंटेंस पसंद ही नहीं आया, if there is no information on this। अरे भैया, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन तो है, मरने के बारे में है, रावण वर्ड है, सिर्फ अशोक वाटिका और तीर का ही फर्क है ना, इंफॉर्मेशन तो है। इसका मतलब देयर इज इंफॉर्मेशन, बट एनी पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर ऐसा कहा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, नॉट गिवन हो जाएगा वो। एनी पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, नेगेटिव मुझे कहना है, अगर मुझे फॉल्स कहना है तो मुझे सारे पार्ट्स चाहिए, मुझे ट्रू कहना है तो मुझे सारे पार्ट्स मैच करने हैं, फॉल्स में भी और ट्रू में भी। बस इतना फर्क होगा, फॉल्स में एक फैक्ट ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे मैंने कहा अशोक वाटिका में मारा, नहीं, विशाल वाटिका में मारा, ये ऑपोजिट है, ये फॉल्स है। लेकिन कहा अशोक वाटिका में मारा, उधर कह दिया तीर से मारा, तो ये नॉट गिवन काउंट किया जाएगा। ये चीजें हमें समझ आने लगी हैं। आई एम श्योर दैट यू हैव डेवलप सम अंडरस्टैंडिंग। तो अब टाइम आ गया थोड़ा सा आगे बढ़ने का। करें तो करें कैसे, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, किस तरह से किया जाएगा। अलग अलग टीचर्स, एक्सपर्ट्स बहुत अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ना है। इवॉल्व कर चुकी है राइटिंग, टेस्ट टेकर समझ चुका है, टेस्ट डिज़ाइनर, टेस्ट मेकर समझ चुका है कि स्टूडेंट्स बहुत समझने लगे हैं कीवर्ड्स, है ना। अरे भैया, वो बच्चों को पता लग गया कि मैजिक वर्ड्स कौन से होते हैं, कंट्रोलिंग वर्ड्स कौन से होते हैं। पता आपको मैजिक और कंट्रोलिंग वर्ड्स कौन से होते हैं? किसी भी आइल्स की रीडिंग में, खासकर ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन के अंदर, एक कैटेगरी ऑफ वर्ड्स है जिन्हें बोलते हैं मैजिक वर्ड्स, कंट्रोलिंग वर्ड्स। क्या आपको पता था? नहीं पता था, अभी देख लेते हैं। और इसके अलावा क्या होता है, राइट रीडिंग पहचाननी है। मैजिक कंट्रोलिंग वर्ड्स के अलावा क्या होता है? टेंस यूनिटी, ग्रामर। आपको अजीब लगेगा, ये सब कहां से उठा के ला रहा है ग्रामर रीडिंग के अंदर? पागल हो गया मैटर। नहीं, थोड़ी सी अकल आई है अभी भी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर आपकी ग्रामर की नॉलेज काम आएगी। मैं दिखाऊंगा कैसे और वो कैसे होगा, अभी देखते हैं थोड़ी देर में। उसके बाद तीसरी चीज याद रखो, देखो मैंने भी कहा वो आपकी ग्रामर टेस्ट कर रहा है, वो आपको देखना चाह रहा है कि आपको कंट्रोलिंग वर्ड्स के बारे में पता है, और वो कंट्रोलिंग वर्ड्स का एक्चुअल मतलब क्या है। ध्यान से देखो, वर्ड्स की बात हो रही है, वर्ड्स का मतलब हुआ शब्द, शब्द का मतलब क्या हुआ? वोकैबुलरी। अरे सीधे सीधे शब्द में कहूं, रीडिंग का टेस्ट ही इसलिए डाला जाता है कि आपकी वोकैबुलरी चेक की जा सके, उसे इवैल्यूएट किया जा सके कि आपके पास कितनी एकेडमिक वोकैबुलरी है या कितनी जनरल इंग्लिश को पढ़ने वाली वोकैबुलरी है। डिपेंड करता है आपका किस तरह का एग्जाम है। हाँ, आपको अजीब लगने वाली बात है, लेकिन आई टेल यू द ट्रूथ, आपकी वोकैबुलरी की असेसमेंट है। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, वोकैबुलरी अच्छी होने से मतलब क्या है? आपके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, पूरी रीडिंग ही एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के आसपास है। इसका ऑपोजिट ये, इसका ये, इसका ये, इसका वो। अरे इधर हॉट कह दिया, उधर कोल्ड कह दिया, हो गया फॉल्स आंसर। हाँ, विशाल की मम्मी बड़ी हॉट है, मान लेते हैं, ठीक है, गुस्से में रहती है, उस वाले भाव से कह रहा हूं मैं, नॉटी ना हो तो विशाल की मम्मी बड़ी हॉट है। दूसरी जगह लिखा हुआ नहीं, उसकी मम्मी तो बड़ी शांत है, खीरे की तरह, कूल एज क्यूकम्बर। तो यहां पर कोल्ड नहीं बोलना, कूल बोलते हैं। तो यहां पर नोट करने वाली बात, वी हैव एन ऑपोजिट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस इज ऑपोजिट, दिस इज ऑपोजिट, सो इट मीन्स इट इज फॉल्स, क्योंकि हमारे पास ऑपोजिट है। तो ये मेरे पास जो दो वर्ड्स हैं, कूल और हॉट, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट, एंटोनिम्स। तो मेरे पास एंटोनिम्स हैं। एग्जामिनर यही तो देख रहा है, क्या मुझे एंटोनिम्स आते हैं, क्या मुझे सिनोनिम्स आते हैं, क्या मेरी वोकैबुलरी अच्छी है, क्या मैं फ्रेजेस समझ पाता हूं, क्या मैं जब कोई सेंटेंस है उसे पैराफ्रेज करके दिया जाए तो क्या मैं समझ पाता हूं। पॉजिटिव को मैं नेगेटिव में दूंगा, क्या वो समझ पाएगा, मतलब जो रीडर है? कैसे? जैसे मान लीजिए कहा किसी ने कि ही इज गुड, मान लेते हैं। विशाल इज बैड, विशाल इज बैड, बैड से ज्यादा अच्छा रहेगा, विशाल इज बैड मान लेते हैं। तो इसका अगर ऑपोजिट देखें, दूसरे तरीके से इसको कहने का तरीका जो है वो है विशाल इज नॉट गुड।
विशाल इज नॉट गुड, विशाल इज बैड, दोनों का एक ही मतलब है। तो क्या आपके पास ये दोनों तरीके हैं? पॉजिटिव तरीके से जब बताया जाए तो समझ आता है, नेगेटिव आपके साथ सेंटेंस बोला जाए पर पॉजिटिव सेंस दे रहा हो तो समझ आता है। तो आपकी वोकैबुलरी, आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन, आपके फ्रेजल वर्ब्स, आपके इडियम्स, वो यही तो चेक करना चाह रहा है। रीडिंग का और करना क्या है? और आपकी ग्रामर तो बचा क्या, कुछ भी नहीं। तो इसीलिए रीडिंग थोड़ी सी टफ हो जाती है, क्योंकि इसमें आपके सारे पहलू, ग्रामर हो, वोकैबुलरी हो, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजेस, आपका सब इवैल्यूएट हो जाता है। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, आई सजेस्ट आप वोकैबुलरी बढ़ाइए। अब वोकैबुलरी कैसे बढ़ाएं? लोग गलती करते हैं कि डिक्शनरी उठा के सारी पढ़ डाली, अरे लग गए, मैंने रजिस्टर बना दिया, मैंने भर दिया, मैंने ना पता नहीं अपनी पीठ पे इंग्लिश के वर्ड्स लिखने शुरू कर दिए। तेरी ऐसी की तैसी है। डू यू थिंक दिस इज द वे टू इंप्रूव योर वोकैबुलरी? नो 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 नो। अगर कुछ समझना है, सबसे पहले ये समझिए, रूट वर्ड्स होते हैं, बीज होता है, उससे वर्ड आगे बनता है, वर्क से वर्कड बनता है, वर्किंग बनता है, वर्केबल बनता है। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक ही वर्ड से अलग अलग तरह के वर्ड्स बनते हैं, उनमें प्रीफिक्सेस लगाकर, उनमें सफिक्सेस लगाकर। क्या आपको प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस आते हैं? मान लीजिए मुझे कहना है आपको इनएबिलिटी। अब इन का मतलब में होता है, एबिलिटी का मतलब योग्यता होता है, लेकिन इन लगाते ये ऑपोजिट हो जाता है, अयोग्यता, इनएबिलिटी। तो क्या मुझे इसका अर्थ पता है? इन लगा के क्या बनता है, ए लगा के क्या बनते हैं? अगर मैं किसी वर्ड में एंड में नेस लगा रहा हूं, शन लगा रहा हूं, डम लगा रहा हूं, डू आई नो द नेचर ऑफ दोज वर्ड्स, द काइंड ऑफ their grammatical status? Do I know about that? That becomes a very relevant question, I tell you. So that's why, what should you do? This is a big question. You should work on synonyms, antonyms, and at the same time you should work on suffixes and prefixes. जो पहले लगें और बाद में लगें। प्रीफिक्सेस पहले लगते हैं, सफिक्सेस बाद में लगते हैं, और उससे आपको पता चलता है इसका अर्थ बदल गया। मॉरल में अ लगाते ही ऑपोजिट वर्ड बन गया अमॉरल, इसी से बनता है इमॉरल। तो मतलब ये हुआ मॉरल का जो एंटोनिम है वो इम से बन रहा है। तो जब आपको पता है इस तरह के वर्ड्स इम, अन, इन लगाकर शुरू में किस तरह के वर्ड्स बनते हैं, तो उससे आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। जब आप फंस जाते हैं, आपको टेक्स्ट में वर्ड नहीं समझ आ रहा होता, तो आप अंदाजे से कुछ आइडिया डेवलप कर लेते हैं, तो मीनिंग कुछ जनरेट हो जाता है, उससे आपको काफ़ी मदद मिलती है। आई डू इट वेरी ऑफ्टन, क्योंकि थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है, थोड़े बहुत बेसिक वर्ड्स पता है, थोड़े बहुत सफिक्सेस पता है, थोड़े बहुत मुझे प्रीफिक्सेस सफिक्सेस दोनों पता है, जिसकी वजह से मुझे मदद हो जाती है। मैं आइडिया लगा लेता हूँ ये वर्ड क्या कहना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड है एंटेंगल, मुझे पता है एन लगा के क्या हो सकता है। डिसइंटेंगल, मुझे ये भी थोड़ा सा आइडिया है कि डिस लगाने से क्या होगा, मतलब किसी चीज का उलट, ऑपोजिट। तो एंटेंगल का डिसइंटेंगल हो गया। सो इट बिकम्स इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड जब भी मेरे सामने डिसइंटेंगल वर्ड आएगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यू शुड वर्क ऑन योर प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। दूसरा, ग्रामर। अगर आपकी वोकैबुलरी सही है, सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक है, तो आपके लिए इट्स गोइंग टू बी ईजी। आपके लिए स्कैनिंग आसान हो जाएगी, क्योंकि आपको वर्ड काइंड पता लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा मुझे क्या ढूंढना है, आपको पता लग जाएगा ये प्रेपोजिशन है, ये आर्टिकल है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। जब आपको ये सब इंफॉर्मेशन पता लगे कि ये एडजेक्टिव, आर्टिकल, प्रोनाउन, नाउन्स हैं, तो उससे आपको मदद मिलेगी कि मुझे आर्टिकल्स नहीं पढ़ने, मुझे प्रेपोजिशंस नहीं पढ़नी है, और मुझे सिर्फ और सिर्फ मेन नाउन्स पे ध्यान देना है। क्योंकि जो आर्टिकल्स हैं, प्रेपोजिशंस हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते आइल्स रीडिंग के अंदर। अगर ज़रूरी कोई होते हैं, कीवर्ड्स बनते हैं, वो बनते हैं कौन से, नाउन्स। हाँ, मान लीजिए एनर्जी कंजम्पशन की बात हो रही है, या शुगर फैक्ट्री की बात हो रही है, तो आपको पता है कि शुगर फैक्ट्री, ये दो वर्ड्स कीवर्ड्स हैं, यही मुझे आंसर दिलवाएंगे। एटॉमिक एनर्जी की बात हो रही है, न्यूक्लियर पावर की बात हो रही है, या किसी और टॉपिक पे बात हो रही है, तो वो सभी नाउन्स हैं, वो वर्ड्स आपको टेक्स्ट में आसानी से मिल जाएंगे। जब आपको मिल जाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि यू कैन ईजिली स्पॉट। और वो इमीडिएटली कैसे होगा, जब आप टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, ऐसे स्कैन कर रहे हैं, तो आपका सारी नज़र, आपकी ध्यान होगा एटॉमिक एनर्जी वर्ड ढूंढने पर।
तो ये स्कैनिंग और स्किमिंग में आपके काम आते हैं। कीवर्ड्स पहचानने, कीवर्ड्स की नेचर पता होना कि उनका ग्रामेटिकल स्टेटस क्या है। जब ग्रामेटिकल स्टेटस पता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसे आसानी से स्कैन कर पाएंगे, फालतू के वर्ड्स रुकेंगे नहीं, इन पे ध्यान नहीं जाएगा, ऑन पे ध्यान नहीं जाएगा, आफ्टर पे नहीं जाएगा। आपका सारा ध्यान क्या होगा, ना ए ना द पर ना एन पर, आपका ध्यान होगा सिर्फ नाउन पर या उससे लगने वाला एडजेक्टिव के ऊपर। सो कीवर्ड्स ज़्यादातर कौन से होते हैं, ये चीज़ समझने वाली है, ज़्यादातर वो नाउन्स होते हैं। तो मैं शुरू करता हूं कि कैसे किसी भी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को सॉल्व कर सकते हैं। और वो है कि कुछ स्ट्रैटेजीज यूज़ करके जो आपने बहुत बार पढ़ लिए हैं। पहली चीज़ कि क्या हम टेक्स्ट पढ़े, पैसेज पढ़े, या सीधा सीधा स्टेटमेंट पे चले जाएं, मतलब क्वेश्चन के ऊपर चले जाएं। आप क्या कहते हो, क्वेश्चन या पैसेज? Advisable. There is no need for you to go to the passage first. बिल्कुल ठीक इसके उल्टा होता है। किसमें? मैचिंग हेडिंग्स में, उसमें हमें पैसेज पे पहले ध्यान देना होता है। लेकिन जब ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन की बात हो तो उसमें स्टेटमेंट पहले ध्यान में रखते हैं। स्टेटमेंट को देखिए, पढ़िए, और उसमें जो कीवर्ड्स हैं उन्हें अंडरलाइन कर लीजिए। यस, आई टेल यू, वो सारी बातें ठीक है, उसको समझना ज़रूरी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, उसका मीनिंग जनरेट करना है, अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर लेना है, और जो कीवर्ड हैं, मेन वर्ड्स हैं, उन्हें हाईलाइट कर लेना है। लेकिन इन कीवर्ड्स में कुछ मैजिक वर्ड्स छिपे होते हैं। शायद मैंने पहले जिक्र किया था, आपको याद होगा, कंट्रोलिंग वर्ड्स छिपे होते हैं। ये मैजिक, कंट्रोलिंग, ये कौन से वर्ड्स हैं? आपको अजीब लगेंगे, लेकिन ये बहुत बहुत खतरनाक वर्ड्स हैं। बेशक टेक्निक पुरानी हो चुकी है, बहुत से लोग जानते हैं मैजिक और कंट्रोलिंग वर्ड्स के बारे में, और काफ़ी इन पे काम हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा, सभी के सभी टूरिस्ट वैष्णो दरबार की चढ़ाई आसानी से चढ़ गए। यहाँ पिलग्रिम्स, मैं टूरिस्ट वर्ड बोल दिया, पिलग्रिम्स वैष्णो दरबार की चढ़ाई आसानी से चढ़ गए। वैष्णो दरबार मतलब माता जी के, सभी के सभी। अब ये जो वर्ड है सभी के सभी, ये मैजिक वर्ड है, क्योंकि मेरे पैसेज में ज़रूरी नहीं है वहाँ पर लिखा हो सभी के सभी, ऑल ना लिखा हो। मैंने स्टेटमेंट में पढ़ा ऑल पिलग्रिम्स, लेकिन जब मैं उधर गया तो उधर ऑल नहीं था, उधर लिखा था सम। तो इमीडिएटली मैंने चीख मार के कहा, अरे मुझे सारे पार्ट्स मिल गए। कौन कौन से? पिलग्रिम्स मिल गया, वैष्णो दरबार मिल गया, चढ़ाई मिल गया, सब मिल गया, सब मिल गया, सब मिल गया। बस एक कंट्रोलिंग वर्ड है जिसके ऊपर सारा टिका है, वो है ऑल, और उधर है सम। इसका मतलब ये बात झूठी है कि भैया सारे चढ़ गए। बिल्कुल नहीं सारे चढ़े, ये तो कुछ लोग चढ़े हैं। सम, मोस्ट, मेरी बात समझिए, क्योंकि ऑल का मतलब मोस्ट नहीं होता। मोस्ट पिलग्रिम्स कई बार लिख देते हैं, मेजॉरिटी ऑफ पिलग्रिम्स लिख देते हैं, सारे गलत हैं। क्यों? ज्यादातर का मतलब सारे नहीं होता। जहां ऑल आ गया, इसका ठीक ऑपोजिट आपके सामने है, सम आ गया। फ्यू आ जाए वहां पर परली तरफ, फ्यू पिलग्रिम्स, सम पिलग्रिम्स, ठीक है, मोस्ट पिलग्रिम्स, ठीक है। अगर ये आ गए तो समझो आपको आंसर मिल गया, क्योंकि ऑल का ऑपोजिट है। आपके सारे पार्ट्स मिल गए सिवाय सम और ऑल को छोड़ के, तो अब आपके पास आंसर आसान हो गया। ये फॉल्स है, क्योंकि आपके पास ऑल का ऑपोजिट परली तरफ दिया हुआ। अगर ऑल भी ना होता, कुछ और ही होता। मान लीजिए मैं कहता हूं सभी पिलग्रिम्स वैष्णो दरबार की चढ़ाई आसानी से चढ़ गए, ठीक है, सभी। पर पैसेज के अंदर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के पिलग्रिम्स दरबार की चढ़ाई आसानी से चढ़ गए। कुछ ज्यादा दूर चला गया मैं। तो अब आपका आंसर क्या होगा? क्या मेरे पास ऑल का ऑपोजिट है परली तरफ? नहीं है, मेरे पास ऑल का ऑपोजिट नहीं है। इसका मतलब एक स्टेटमेंट ऐसी है जो मेरे पास अभी भी मिसिंग है। सारे पार्ट्स मुझे नहीं मिले। जब तक मुझे सारे पार्ट्स नहीं मिलेंगे, ये ऑपोजिट नहीं हो सकता, ये फॉल्स नहीं हो सकता। ये क्या होगा? क्योंकि एक पार्ट भी अगर मिसिंग है, एक पार्ट, एक पेज भी, मान लीजिए पूरा इंजन खोला आपने गाड़ी का, और आखिरी में एक नट गुम हो गया, एक नट छोटा सा, बेशक वो छोटा सा ही कोई ना कोई हो, वो कंट्रोलिंग वर्ड हो सकता है। ऑल का मुझे नहीं मिला वहां पे, ऑल, सम, ऑपोजिट कुछ नहीं मिला, तो मुझे तो गायब ही कर दिया। ऑल वर्ड है ही नहीं। पाकिस्तान की उसने पिलग्रिम्स की बात करनी शुरू कर दी। तो मतलब ये हुआ, अब ये गड़बड़ हो चुकी है, ठीक है। अब आंसर नॉट गिवन होने के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं। ये फॉल्स हो सकता है अगर कहीं पे
और अलग अलग देशों के लोगों पिलग्रिम्स का जिक्र हो, ठीक है, अगर वहां पर और अलग अलग देशों का जिक्र है, फिर उसमें से कह दिया सिर्फ पाकिस्तान वाले चढ़ गए, ठीक है, फिर ये ऑपोजिट है। लेकिन अगर कहीं पर भी और देशों का जिक्र नहीं है, ऐसे ही आउट ऑफ द ब्लूज पाकिस्तान का जिक्र आ गया, तो समझो ये, क्योंकि जब मैं बहुत सारे लोग कहूंगा, मैं कहूंगा इंडिया वाले, पाकिस्तान वाले, बांग्लादेश वाले, 5-6 देशों का नाम लिया, फिर मैंने कहा पाकिस्तान वाले चढ़ गए, सभी नहीं पाकिस्तान वाले चढ़ गए, फिर तो हो गए झूठी बात कर रहे हो कि भैया सारे नहीं चढ़े, पाकिस्तान वाले चढ़े हैं। अगर वहां पे अलग अलग देशों का जिक्र नहीं है तो उस केस में ये नॉट गिवन हो जाएगा। अगर और अलग अलग देश हैं, 5-6 देश हैं, तो उसके बाद कह दिया पाकिस्तान वाले चढ़ गए, फिर ये ऑपोजिट हो जाएगा, फॉल्स इंफॉर्मेशन हो जाएगी कि भैया ऐसा नहीं है। अब सवाल उठा हमें कैसे पता चले, कोई और भी टेक्निक है इसकी? बिल्कुल है। मैं आपको आज बड़ी मजेदार टेक्निक बताता हूं, इसको बहुत आसान हो जाएगा। कभी भी आपके सामने कोई भी स्टेटमेंट आए, आपको एक कला आनी चाहिए, और वो कला है, बड़े ध्यान से सुनना, वो है उसे क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देने की। आप क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दीजिए और उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए पैसेज के अंदर, बात बन जाएगी। दोबारा से देखते हैं। अगर मैंने कहा विशाल की गायें 20 लीटर दूध देती है, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? क्या विशाल की गायें, कुणाल की नहीं, क्या विशाल की गायें 20 लीटर दूध देती है या 25 लीटर दूध देती है? मान लेते हैं 25 या 20 कर लेते हैं, चलो। क्या विशाल की गाय 20 लीटर दूध देती है? और जो पैसेज लिखा हुआ है उसके अंदर लिखा है कि गायें 20 लीटर दूध देती है, उसमें कहीं विशाल का जिक्र नहीं है। अब बताइए ये क्या होगा? कोई विशाल का जिक्र नहीं। विशाल की गाय 20 लीटर दूध देती है, गायें 20 लीटर दूध देती है। एक तरह से यहां पे ये कहने की बात हो रही है सभी गायें 20 लीटर दूध देती हैं। अब आप इसे फॉल्स कहेंगे या नॉट गिवन कहेंगे? दोबारा से सुनिए, क्या विशाल की गाय 20 लीटर दूध देती है? अब आप वहां पे उत्तर ढूंढ रहे हैं। अब आपका फर्ज क्या है पैसेज के अंदर, क्या ढूंढने का? ये ढूंढने का विशाल की गाय, क्या विशाल की गाय, क्या विशाल की गाय, क्या विशाल की गाय, क्या विशाल की गाय। अगर आप क्या विशाल की गाय ढूंढ पाए, उधर आ गया नहीं क्या विशाल की नहीं, ये तो सोनिया की गाय 20 लीटर दूध देती है, तो ये तो फॉल्स हो गया। लेकिन आपको ना विशाल की मिली ना सोनिया की मिली, क्योंकि विशाल का ऑपोजिट सोनिया हो सकता है, विशाल का ऑपोजिट कोई इंसान हो सकता है, लेकिन नहीं मिला आपको। वहां तो कुछ और ही है, वहां पे तो सिर्फ गाय की बात हो रही है, जनरल गाय की, पूरी दुनिया की गायों की बात हो रही है। हर गाय एवरेज 20 लीटर दूध देती है। इसमें इंफॉर्मेशन जो है ये फॉल्स नहीं, नॉट गिवन हो जाएगा, क्योंकि यहां विशाल की गाय, कुणाल की गाय, ये जो विशाल की, कुणाल की, सोनिया की, पंकज की, ये वर्ड मिसिंग है। एक पार्ट भी मिसिंग होने का मतलब है ये नॉट गिवन है, ना कि फॉल्स। फॉल्स तो तब होता अगर कहते कुणाल की गाय या विशाल की गाय 18 लीटर दूध देती है, यहां ये होता विशाल की गाय 22 लीटर दूध देती है। विशाल की गाय अगर कह देते कि नहीं विशाल की गायें जो हैं, नहीं किसी और के नाम से आ जाता तो बात बनती। खाली गायें कह देना, जनरल में कह देना कि गायें 20 लीटर दूध देती है, इट डज नॉट मेक एनी कंप्लीट मीनिंग। इंफॉर्मेशन पूरी नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कहीं लोकेट नहीं कर पा रहे हैं, सारी गायों की बात नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये नॉट गिवन है। तो आपको कंट्रोलिंग वर्ड्स समझ आने लगे हैं। और दूसरी टेक्निक जो आपको समझ आ रही है वो है कंट्रोलिंग वर्ड्स वाली आ गई ना, सम, मैनी, इधर दे दिया कुछ लोग पागल हैं, उधर कह दिया सारे लोग पागल हैं। अब उल्टा हो गया तो फॉल्स हो गया। इधर कह दिया विशाल पागल है, उधर कह दिया सोनिया को क्यों करें पागल, उधर कह दिया लफंडरू सियाना है। तो ये इंफॉर्मेशन मैच नहीं करती, कहीं पे जिक्र ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब नॉट गिवन है। क्योंकि अगर मैंने कहा विशाल पागल है और इसका ऑपोजिट क्या होगा? विशाल पागल नहीं है। अगर उसमें प्रूव कर दिया कि विशाल सियाना है तो ये बात ऑपोजिट है। अगर कहीं किसी और के नाम के साथ कुछ और ही शुरू हो जाए तो इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन। तो हमें समझना है, कीवर्ड्स को समझना है, कंट्रोलिंग वर्ड्स को समझना है, और तीसरी चीज हर क्वेश्चन को, हर स्टेटमेंट को हमें क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देना है। क्वेश्चन में मतलब इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट बना देनी है, उसका सवाल बना डालो, तो देखना बड़ी आसानी से आपको जवाब मिल जाएगा। याद रहेगी मेरी बात? क्या बना डालो? सवाल बना डालो। ये एक तरीका है।
और कुछ लोगों ने टेक्निक डेवलप की है कि एक सेंटेंस के अंदर 3 हिस्से होते हैं, 3 हिस्सों में क्या होता है कि एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और प्रेडिकेट होता है। अगर तीनों पार्ट्स मिल जाएं तो समझो वो ट्रू या फॉल्स में से है। अगर तीनों में से कोई भी मतलब ज़्यादातर क्या होता है, अगर तीनों पार्ट्स मिल जाएं तो ट्रू है, 2 पार्ट्स मिल जाएं, सब्जेक्ट वर्ब मिल जाए, ऑब्जेक्ट ना मिले तो समझो वो फॉल्स है, अगर एक पार्ट मिले तो समझो नॉट गिवन है। बहुत ही कच्ची टेक्निक है जिसको मैं ज़्यादा अहमियत नहीं देता, वो भी हम डिस्कस करेंगे, चिंता नहीं करनी। कौन कौन सी टेक्निक हमने की कि स्टेटमेंट को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लो, और टेक्निक हमने क्या की, कंट्रोलिंग वर्ड्स को समझ लो कौन कौन से हैं, ऑलवेज, सम टाइम, या फ्यू, मोस्ट, ओनली, वो वर्ड्स हैं, एवर, नेवर, ही नेवर ड्रिंक्स मिल्क, और परली तरफ लिखा है ही समटाइम्स ड्रिंक्स मिल्क। एक तो कह दिया ही नेवर ड्रिंक्स मिल्क स्टेटमेंट में, और ऊपर पैसेज में लिखा है ही समटाइम्स, तो इसका मतलब ऑपोजिट बात हो रही है। एक तरफ तो कह रहे हो आपके कभी नहीं पीता है, झूठ बोल रहे हो भाई साहब, तो जहां झूठ वाली फीलिंग आए तो समझो वो नेगेटिव है, मतलब फॉल्स है। लेकिन एक चीज़ नोट करने वाली है, आपको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लेना चाहिए था। जैसे मैंने कहा ही नेवर ड्रिंक्स मिल्क, तो इसको आप क्वेश्चन में बना लीजिए कि क्या वो कभी भी दूध नहीं पीता है, तो अब आपको ऐसे ढूंढना उसका आंसर। और जब सामने आपने इन्फॉर्मेशन देखी वो कभी कभी दूध पीता है, इसका मतलब कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो झूठी है। अरे भैया गलत बात कर रहे हो, तो कभी कभी दूध पीता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फॉल्स एंड नॉट गिवन। क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे, कंट्रोलिंग वर्ड्स समझेंगे, मैजिक वर्ड्स जिन्हें बोलते हैं, की वर्ड्स हमें पता है, की वर्ड्स से हम वहां ढूंढेंगे। और पहले किसे देखना है, पहले स्टेटमेंट देखनी है, क्वेश्चन पे जाना है, पैसेज पे बाद में जाना है। और पांचवी जो स्ट्रैटेजी है जो आपको हमेशा याद रखनी है कि ये जो ऑर्डरिंग है, मतलब क्वेश्चन ऑर्डर है, वो मतलब कभी बदलता नहीं है। जिस ऑर्डर में क्वेश्चंस हैं उसी ऑर्डर में स्टेटमेंट्स हैं, उसी ऑर्डर में आपको आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से शुरू होते हुए नीचे की तरफ आएंगे। मतलब ये हुआ आपके लिए बहुत आसान हो गया। पहले स्टेटमेंट का आंसर आपको जहां मिलेगा, अगला आंसर उससे आगे मिलेगा, पीछे नहीं। आपके लिए बहुत आसान हो गया। जहां वो आंसर मिल जाए पैसेज में, वहां से आपको पता है कि अब नेक्स्ट में ही मुझे आंसर मिलेगा, नेक्स्ट में ही मुझे मिलेगा। मतलब ये हुआ कि इसका ऑर्डर नहीं बदला जा सकता, इसका एक सेट ऑर्डर है। समझिए दोबारा से कि जिस ऑर्डर में क्वेश्चंस हैं उसी ऑर्डर में आंसर्स मिलेंगे। दैट मेक्स इट इजी। मान लेते हैं 10 पैराग्राफ्स हैं, पहले का आंसर हमें तीसरे पैराग्राफ में मिलता है, तो दूसरे का हमें चौथे में, पांचवें में, छठे में मिलेगा, ना कि पहले या दूसरे में। तो मतलब ये हुआ हमें आगे 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 बढ़ते चले जाना है। इससे आसान हो जाएगा। कीवर्ड्स ढूंढने हैं, नाउन्स होते हैं ज़्यादातर, याद है, प्रेपोजिशंस और आर्टिकल्स को ज़्यादा फोकस में नहीं लेना, लेकिन एडजेक्टिव्स काम के हैं, और दूसरे एडवर्ब्स, क्योंकि एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स ये कंट्रोलिंग वर्ड्स हैं, मैजिक वर्ड्स हैं। यही डिसाइड करेंगे, अगर कहीं ऑलवेज आ गया और समटाइम्स आ गया तो उससे आपको ट्रू और फॉल्स आसानी से पहचान में आ जाएगा। ये चीज़ हमें समझ आई। क्या इसके अलावा भी कोई स्ट्रैटेजी है कि पहले स्टेटमेंट पढ़िए, उसके बाद ऑर्डर देखिए, सीक्वेंसिंग बिल्कुल एकदम टॉप टू बॉटम की तरफ चले आना है, क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लीजिए स्टेटमेंट को। फिर कुछ लोगों का वो कहना कि 3 पार्ट्स कर लीजिए स्टेटमेंट के, सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट, वो तीनों के तीनों ढूंढो, वहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब मिल जाए। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, पर मुझे नहीं लगता कि आपको और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्यों? दैट मे कन्फ्यूज यू। अच्छा खासा आंसर हाथ से आया चला जाएगा, बशर्ते आप ये समझिए कि अगर मेरा एक भी पार्ट मिसिंग है, अगर मेरा एक भी नट, एक भी पार्ट मिसिंग है, तो वो क्या है? डेफिनेटली नॉट गिवन है। फॉल्स के लिए भी मुझे सारे पार्ट्स चाहिए, बट ऑपोजिट चाहिए। गुड का बैड है ऑपोजिट। तो वो आपसे क्या उम्मीद कर रहा है? बार बार याद दिला रहा हूं, वोकैबुलरी अच्छी मांग रहा है एग्जामिनर आपसे, सिनोनिम सेंटोनिम्स अच्छे मांग रहा है, और आपको ज्ञान होना चाहिए किसका? अच्छी ग्रामर बहुत काम आ सकती है, टेंसेस। ओह वाओ, कैसे? वी विल सी टू दैट। सो आर यू रेडी? मेरे ख्याल से टाइम आ गया आगे बढ़ने का। बड़ी देर से ये फोटो देख रहे थे आप, आगे बढ़े, लेट्स बिगिन। ओके, मैं आपके सामने एक टेक्स्ट लाऊंगा, लेकिन आपको याद दिलाना है मुझे कि टेक्स्ट नहीं, पहले हमें स्टेटमेंट पढ़नी है। ठीक है,
ये आ गया। और अब क्या आएगा, आइडिया लगाओ। स्टेटमेंट। विशाल हैज़ टॉट इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज टू नॉन नेटिव स्पीकर्स फॉर 22 ईयर्स। अब मुझे फटाफट से किस पे फोकस करना है? विशाल, ये तो समझ आता है। इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज, हो सकता है यहाँ पर पैसेज में थर्ड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज कुछ और हो, ये गड़बड़ हो सकती है। इंग्लिश तो इंग्लिश ही रहेगा। नॉन नेटिव का कुछ हो सकता है, नेटिव हो सकता है। मतलब मुझे पहले से ही प्लान कर लेना, ये ऑपोजिट मुझे मिल सकते हैं, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स हो सकती है। और यही अगर मिल जाए, नेटिव का कोई और सिनोनिम मिल जाए, क्योंकि मुझे हमेशा तैयार रहना है सिनोनिम्स के लिए। क्यों रहना है? क्योंकि मुझे पता है एग्जामिनर मेरे सिनोनिम्स, मेरे एंटोनिम्स, मेरी वोकैबुलरी टेस्ट कर रहा है। और क्या करेगा वो रीडिंग से। और स्पीकर्स मुझे ध्यान देना है, फॉर 22 ईयर्स मुझे ध्यान देना है। तो मेरे पास कीवर्ड्स आ गए हैं, 22, नॉन नेटिव स्पीकर, सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश। ओके विशाल, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं। और मेरे को एक मीनिंग भी जनरेट हो गया है। विशाल जो है इंग्लिश पढ़ा रहा है एज अ सेकेंड लैंग्वेज ऐसे लोगों को जो नेटिव नहीं है, मतलब इंग्लैंड के नहीं है, ठीक है, जहाँ की मातृभाषा है, फॉर 22 ईयर्स। तो मैं आपको एक स्टेटमेंट, अब मैं आपके सामने पैसेज लाऊंगा और आपने अब ढूंढना है कि इसमें ट्रू होगा, फॉल्स होगा या नॉट गिवन। और आपके पास होगा सिर्फ 1 मिनट। योर टेक्स्ट कम्स नाउ। होप यू हैव योर आंसर रेडी। क्या सोचा आपने? ये फॉल्स है, ट्रू है या नॉट गिवन है? डिफिकल्ट, लेट्स सी। विशाल हमें मिल गया। हैविंग टॉट इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। देखिए, जैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, तो बिल्कुल सीधा सीधा मिल गया। और मैं आपको एक अच्छी बात बताऊंगा कि जब कोई चीज़ें सीधी सीधी मिलें, थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाओ, क्योंकि जो दिखता है ज़रूरी नहीं है वो वैसा ही हो। ये यहाँ पे सीधा सीधा मिल गया, ये मिल गया, विशाल मिल गया, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, लगता है ये सच ही है। ओ, नॉन नेटिव भी मिल गया। गड़बड़ हो गई स्टूडेंट्स और स्पीकर्स की। मतलब विशाल जो पढ़ा रहा है वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, हर स्पीकर स्टूडेंट नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर पार्ट्स कितने देखते हैं। विशाल एज टॉट, ये सारे पार्ट्स आपको मिल गए, ये मिल गया, ये मिल गया, ये भी मिला है। आप नोट कीजिए, स्टूडेंट है, इधर स्पीकर है, पर विद द डिफरेंस, ये ऑपोजिट मिला एक तरह से ये। और दूसरी चीज, इंफॉर्मेशन ये गलत क्यों है? क्योंकि इसका आंसर जो है वो मैं आपको बता दूं, वो है, क्या है? फॉल्स। क्यों है फॉल्स? क्योंकि यहां पर 22 सालों से नहीं, मोर देन 22 ईयर्स। इंफॉर्मेशन गलत है दो लेवल पर। एक तो वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, स्पीकर्स को नहीं। और दूसरा, वो 22 सालों से ज़्यादा से पढ़ा रहा है, ना कि 22 सालों से। इसका मतलब सारे पीसीज हैं। आप नोट कीजिए, जब सारे पीसीज हैं तो आपके पास इसका मतलब ये हुआ, या तो ये ट्रू है या ये फॉल्स है, ये नॉट गिवन नहीं है। अगर ये यहाँ पर कुछ मिस कर जाता, कोई भी चीज़ एक छोड़ जाता, अलग डाल जाता, तो हम नॉट गिवन के बारे में सोच सकते थे। पर फिलहाल हमें नॉट गिवन पर ध्यान नहीं देना था, क्योंकि हमारे सामने इंफॉर्मेशन थी, बस ये सीखना था ये सही है कि नहीं। दूसरा तरीका, आप इंटेलिजेंट हैं, आपने ज़रूर ऐसा किया होगा। मैंने तो यही किया था। मैंने क्या किया? विशाल हैज़ टॉट इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज टू नॉन नेटिव स्पीकर्स फॉर 22 ईयर्स। मैंने सबसे पहले अपनी ग्रामर के घोड़े दौड़ाए और फटाफट से कीवर्ड्स तो किए ही मैंने। उसके बाद मैंने इसे क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लिया अपने मन ही मन में। मुझे इसे क्वेश्चन में कन्वर्ट करना था। मैंने क्या किया? हैज़ विशाल टॉट, फिर हिंदी में भी ट्रांसलेट किया अपने मन ही मन में
क्या विशाल ने पढ़ाया है इंग्लिश को एज सेकेंड लैंग्वेज? खाली इंग्लिश नहीं, एज सेकेंड लैंग्वेज, फर्स्ट नहीं, सेकेंड नहीं, थर्ड नहीं, एज सेकेंड लैंग्वेज, एज अ सेकेंड लैंग्वेज टू नॉन नेटिव स्पीकर्स। क्या विशाल ने नॉन नेटिव स्पीकर्स को इंग्लिश पढ़ाई है? 20 साल, 20 साल, 20 साल, 20 साल। मुझे ये याद रखना था। जब मैंने ये क्वेश्चन दिमाग में बना लिया, क्वेश्चन, मैंने इसे क्वेश्चन में कन्वर्ट किया, देन माई आंसर जस्ट केम अप। उसका रीजन था क्योंकि मैं अब इसका आंसर मन ही मन में तलाश रहा था। क्या विशाल ने नॉन नेटिव स्पीकर्स को इंग्लिश 22 साल पढ़ाई है? विशाल ने हैविंग टॉट इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज टू नॉन नेटिव स्टूडेंट्स for more than 22 years felt that he could teach how to solve true false not given questions। विशाल 22 से ज़्यादा साल पढ़ाने के बाद उसने एहसास किया, विशाल ने एहसास किया, फेल्ट दैट, कि वो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस जो हैं वो पढ़ा सकता था। अब यहाँ पर देखिए मेरे सेंटेंस में 22 साल मुझे मिल गया, सब कुछ मिला, लेकिन नोट करने वाली बात थी, मेरा जवाब मिला क्या विशाल ने 22 साल पढ़ाया है? मेरा जवाब है पहली चीज़ उसने स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाया, और दूसरा उसने 22 साल से ज़्यादा पढ़ाया है। इसका मतलब जो भी सवाल है उसका जवाब गलत है, मतलब वो सवाल मैच नहीं कर रहा है, ये ट्रू नहीं है, ये एक सच नहीं है, ये जो सवाल है वो सच नहीं है, ये गलत है। दरअसल गलत कैसे? क्योंकि उसने 22 साल से ज़्यादा पढ़ाया है, ठीक है। और दूसरा उसने स्पीकर्स को नहीं स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, तो बात नहीं बनी, तो ये फॉल्स हो गया। अब मैं आपको दूसरे क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं, तो आपके पास दोबारा से 1 मिनट है। आर यू रेडी? लेट्स बिगिन। क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं इसे फटाफट। सवाल बनाइए, मन में दोहराइए, हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए, फिर ढूंढिए। और सीक्वेंस याद रखिए कि पहले सेंटेंस जा चुका है तो इसमें आंसर नहीं मिलेगा, दूसरे में मिलेगा। ये एक रूल है, आगे बढ़ते जाना है, वापस पीछे जाने की जरूरत नहीं। उसे आप क्रॉस कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, ये तो आंसर मिल गया। Hope you have found the answer. Have you? Let's see. विशाल कैन टीच, आपका जो आंसर है मन में दोहराते रहिए कि आपको ट्रू लग रहा है, फॉल्स लग रहा है, नॉट गिवन लग रहा है। विशाल कैन टीच हाउ टू डील विद ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस। तो मैंने क्या करना है, कैन विशाल टीच, क्या विशाल, दोबारा से सुनिए, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूं, अब मेरी ग्रामर काम आएगी। मैंने आपको याद है शुरू में कहा था कि आपकी ग्रामर का भी टेस्ट होगा, वोकैबुलरी का भी होगा, एंटोनिम सिनोनिम का भी टेस्ट होगा। तो आपको हर टेस्ट के लिए तैयार रहना है, मन ही मन में। ये नहीं सिर्फ कीवर्ड्स मिल गए और फटाफट आइडिया लगाया और तुक्का मारा और हो गया। नो 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 नो, बहुत ही बचपनी टेक्निक है, बहुत से लोग कर रहे हैं और बता रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, ये एक कारण है जिसकी वजह से बैंड्स को ड्रॉप कर सकता है। विशाल कैन टीच हाउ टू डील विद ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस। कैन विशाल टीच, क्या विशाल पढ़ा सकता है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस, मतलब उनको डील विद। अब यहां पर सॉल्व वर्ड यूज हुआ है, ये सिनोनिमस है। सॉल्व करना, डील विद, दोनों एक ही जैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें विशाल मिल गया, हमें कैन टीच, टीच मिल गया, बिल्कुल ठीक है। और कैन का हमें कुड मिल गया, और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस मिल गया। लगभग सारे पार्ट्स मिल गए, इसका मतलब सब कुछ है हमारे पास। लेकिन एक ऐसी चीज है जो मिसिंग है, आप नोट कीजिए। यहां पर जो मिसिंग है वो ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो है, उधर कहा कि विशाल फेल्ट, विशाल ने महसूस किया कि वो पढ़ा सकता था, क्योंकि अब यहां इंफॉर्मेशन मीनिंग पर आ गई है। पढ़ा सकता था, ये फैक्ट है, उसने महसूस किया वो पढ़ा सकता था। पर क्या कहीं जिक्र है कि वो पढ़ा सकता है? यस, दैट इज इंपॉर्टेंट। कहां लिखा है यहां पे वो पढ़ा सकता है? उसने महसूस किया कि पढ़ा सकता था,
टेंस बदल गया, टेंस बदलते ही मीनिंग बदल गया, मीनिंग बदलते ही यहाँ पर सिचुएशन बदल गई। अब हम ये तो नहीं कहीं पे लिखा हुआ कि वो आज भी पढ़ा सकता है। अब मान लीजिए मुझे 20 साल पहले लगा कि मैं रॉकेट उड़ा सकता था, पुरानी बात है, पर ज़रूरी नहीं है मुझे आज भी वो हुनर हो, मैं वो सब आज भी कर पाऊँ। तो मतलब ये हुआ कि विशाल को लगा पढ़ाने के बाद 22 साल से ज़्यादा, फेल्ट दैट कि वो पढ़ा सकता था। अनफॉर्चुनेटली ये सब ख़त्म हो चुका है। अब उसका कहीं जिक्र नहीं है कि आज विशाल पढ़ा सकता है, तो इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन न फॉल्स है न ट्रू है, ये तो है ही नहीं कहीं पर भी, क्योंकि कहीं नहीं जिक्र हुआ कि विशाल आज भी पढ़ा सकता है। वो तो पुरानी बातें खत्म होगी। तो यहां पे ग्रामर काम आती है। कुड से आपको एकदम आइडिया लग जाना चाहिए था कि पुरानी बात हो रही थी, कि उस समय पढ़ा सकता था, अभी का तो जिक्र ही नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। और ना ही कहीं जिक्र हुआ कि अब नहीं पढ़ा सकता है। ये फॉल्स हो सकता था अगर ये लिखा आ जाता किसी सेंटेंस में कि पढ़ा सकता था पर अब वो काबिल नहीं है। मान लो बट लिख के आ जाता है यहाँ पे, बट ही कैन नॉट, या ही इज नॉट गुड एट टीचिंग नाउ, ठीक है। तो फिर तो हम कहते कि भैया ऑपोजिट स्टेटमेंट मिल गई, भैया ऑपोजिट आ गया कि पढ़ा सकता नहीं है। लेकिन ही इज नॉट एबल टू आ जाता, सिनोनिमस इंफॉर्मेशन होती, बदल के आ जाते वर्ड्स, ही इज नॉट एबल टू, ही इज इनकैपेबल, क्योंकि वो आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स यही तो चेक कर रहा है। और आपको कैपेबल वर्ड में इन लगा के आइडिया लग गया कि प्रीफिक्स लगा के भैया इस तरह से नेगेटिव वर्ड्स भी बनते हैं, इनकैपेबल, याद है ना आपको। तो ये चीज़ें याद रखनी है। तो भैया हमें आंसर मिल गया कि ये नॉट गिवन है। अब आपके पास 1 मिनट है और मेरे ख्याल से आप तैयार हो अगले क्वेश्चन के लिए। आर यू रेडी? लेट्स बिगिन। हैव यू फाउंड द आंसर? यस, लेट्स सी आपने क्या बनाया है। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। उसके बाद है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट टू सॉल्व। ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस जो हैं वो मुश्किल होते हैं। आपको कीवर्ड से आइडिया लग गया होगा, आपने फटाफट ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस ढूंढा, मिल गया आपको, यहाँ कहीं मिल गया। अनडाउटेडली सच क्वेश्चंस, डेफिनेटली ये पिछले सेंटेंस से कंटिन्यू कर रहा था, तो सच क्वेश्चंस का मतलब ही ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है। दिस इज ट्रू। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट। ओह, ये भी ऐसे का ऐसे मिल गया, डिफिकल्ट टू डील विद, ठीक है। आपको मिल गया। आपने क्या बनाया इसका, फॉल्स या नॉट गिवन या ट्रू? इंटरेस्टिंग। क्या आपने कंट्रोलिंग वर्ड, मैजिक वर्ड को ध्यान में रखा? ये वो वर्ड है जिसने सारा खेल पलट दिया भाई। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट टू सॉल्व। सभी के सभी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस, हमेशा यहां पर ये भाव निकल रहा है, मुश्किल होते हैं, पर यहां पे है अक्सर, ऑफ्टन। तो इसका मतलब ये बात गलत है। हम कह रहे हैं यहां पर कि ये सारे के सारे हमेशा मुश्किल होते हैं, पर ये कह रहा है कि नहीं, अक्सर होते हैं। मतलब अक्सर का मतलब ये नहीं होता हमेशा। तो कहीं पर भी कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो बताए ऑफ्टन, समटाइम्स। अगर यहाँ समटाइम्स लिखा होता, ठीक है, या ऑफ्टन लिखा होता, तो ये स्टेटमेंट मैच कर जाती और ये ट्रू हो जाती, बट ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा ये मुश्किल होते हैं, इन्होंने कहा नहीं नहीं कभी कभी मुश्किल होते हैं, अक्सर मुश्किल होते हैं। तो दोनों की बातों में अंतर आ गया। इसका मतलब ये फॉल्स है।
मतलब जो बात हम चाह रहे हैं वो नहीं मिली, ये गलत है, ये ट्रू नहीं है। ट्रू तभी होती जब सारे पार्ट्स मैच करते, मीनिंग एक ही होता, और मीनिंग तो हमें समझ आता, साथ साथ वोकैबुलरी का बहुत बड़ा रोल है, सेंटेंस फॉर्मेशन का बहुत बड़ा रोल है, क्लैरिटी एक्सप्रेशन की बड़ी ज़रूरी है कि आपको समझ आ गया कि क्या कहना चाह रहा है। ये ऑफ्टन जो है ये कंट्रोल कर गया पूरे के पूरे इसको। यहाँ पर कुड टेंस देखो कैसे, यहाँ एक कंट्रोलिंग वर्ड ऑफ्टन बना, इधर टेंस बना, टेंस से पता लगा कि ये पुरानी बात है। तो ये वो चीज़ें हैं, और यहाँ पर कंट्रोलिंग वर्ड था मोर देन 22, या स्टूडेंट्स का मैच ना करना यहाँ पर। ये वो वर्ड्स हैं जिससे पता चलता है कि हम आंसर को कैसे ढूंढें। अगर कोई चीज़ आपको समझ आए, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल से आप तैयार हो। शुड वी गो हेड? और आपने क्या सवाल पूछा था, आपने क्या दिमाग में बनाया था? ट्रू फॉल्स गिवन क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट टू सॉल्व। अरे आप इतना कर देते, सिर्फ इसका क्वेश्चन बनाते, आर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस डिफिकल्ट टू सॉल्व। क्या ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस मुश्किल हैं सॉल्व करने? फिर आपको आसानी से आंसर मिल जाता, हाँ या ना। अगर हाँ मिलता, हाँ मुश्किल है, ना मिलता कि नहीं मुश्किल नहीं है। पर यहां तो मिला कि भैया कि कभी कभार मुश्किल है, तो इसका मतलब ये हुआ ये इसे कंट्रोल कर रहा है, ऑपोजिट इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो बात पलट गई। तो आगे बढ़े, रेडी, लेट्स बिगिन। आपका चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। इसे क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लीजिए। क्या विशाल की टीचिंग मेथोडोलॉजी बिलो एवरेज है? क्या विशाल की टीचिंग मेथोडोलॉजी, सब्जेक्ट ध्यान से समझिए, आपने ग्रामर बहुत अच्छी तरह पढ़ी है, यहां पर हमने पूरी डिटेल में किया था, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। हैव यू फाउंड द आंसर? ओके, मैं आपकी मदद करता हूँ, मिल गया होगा, वैसे तो बहुत आसान है ये। पहले पहल, विशाल टीचिंग मेथोडोलॉजी इज बिलो एवरेज। बिलो एवरेज, लो ग्रेड, दोनों सिनोनिम्स हैं, बिल्कुल ठीक, ये तो मिल गया कि विशाल एक लो ग्रेड टीचर है, विशाल की टीचिंग बिलो एवरेज है, बिल्कुल ठीक। आपने जवाब क्या बनाया? ट्रू, फॉल्स या नॉट गिवन? ओके, मैं आपको आंसर देता हूं, और ध्यान से देखिएगा कि आपने यही सोचा था, नॉट गिवन। ऐसा क्यों है? आपने क्वेश्चन दोबारा सुनिए, आपने इसे क्वेश्चन में कन्वर्ट किया था, क्या विशाल की टीचिंग मेथोडोलॉजी बिलो एवरेज है। अब आपको यहां पे क्या ढूंढना था? क्या विशाल की टीचिंग मेथोडोलॉजी, क्या विशाल की टीचिंग मेथोडोलॉजी, क्या विशाल की टीचिंग मेथोडोलॉजी, क्या विशाल की टीचिंग मेथोडोलॉजी। अरे कहाँ है यहाँ पर टीचिंग मेथोडोलॉजी का जिक्र? कहीं नहीं बताया हुआ कि विशाल की टीचिंग मेथोडोलॉजी लो ग्रेड है। ये कहा गया है विशाल इज अ लो ग्रेड टीचर, उसकी मेथोडोलॉजी का जिक्र नहीं हुआ है। तो कहीं पर भी पूरे पार्ट्स हमें नहीं मिल रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मिसिंग है। ट्रू तो होना संभव ही नहीं है क्योंकि मेथोडोलॉजी कहीं जिक्र नहीं हो रहा। तो इसे कहते हैं सब्जेक्ट सही पहचानना। आपने सब्जेक्ट सही पहचाना, आपने ये नहीं देखना कि विशाल की बात हो रही है, आप ये देखिए विशाल की टीचिंग मेथोडोलॉजी की बात हो रही है। जब आप इसे क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या से भी यही बनाएंगे, क्या विशाल की टीचिंग मेथोडोलॉजी कमजोर है, तो आपको जवाब मिल जाएगा हाँ विशाल की टीचिंग मेथोडोलॉजी कमजोर है, ना विशाल की टीचिंग मेथोडोलॉजी कमजोर नहीं है। और या फिर इस तरह की स्टेटमेंट मिल जाएगी कि विशाल एक लो ग्रेड टीचर है, विशाल एक कमज़ोर टीचर है, टीचिंग मेथोडोलॉजी का जिक्र नहीं हो रहा। तो इसका मतलब हमें तो भैया कहीं नहीं मिला विशाल की टीचिंग मेथोडोलॉजी का जिक्र। लिखा होने के बावजूद, इतना सब कुछ मैच करने के बावजूद, इसका मतलब इंफॉर्मेशन इज इम्पॉसिबल टू बी फाउंड, इट मीन्स इट इज नॉट गिवन।
So this is what makes not given and false questions interesting. Why? Because we have to make sure that we have found all the parts. To claim that this is the opposite, you should have the positive. You should have two, opposite and positive. Then and only then you can say this is the opposite statement. Otherwise, this is not given. Wow, I enjoyed this session a lot, and I'm sure you must have learned something very interesting. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं आपके काम आएंगी, और इसके अलावा बहुत सारे वर्ड्स हैं. जैसे कई बार कह दिया जाता है स्टेटमेंट के अंदर, इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है. ठीक है, इट इज़ बिलीव्ड या इट इज़ जनरली सेड. तो अगर इस तरह के सेंटेंसेस आए तो बड़ा ध्यान से कि टेक्स्ट के अंदर भी आपको इंश्योर करना है कि वो जनरल बिलीफ के साथ ही जा रहा है. वहाँ पर कहीं एब्सोल्यूट स्टेटमेंट ना आ जाए या कोई ऐसी सेंटेंस ना आ जाए जो मैच ना करे. तो हमेशा डाउट की नज़र से देखना है. इट इज़ बिलीव्ड को, इट इज़ क्लेम्ड को, इट इज़ सेड को, मोस्ट पीपल आ जाए, मोस्ट पे ध्यान रखना है, पीपल पर नहीं. सम पीपल आ जाए तो सम पे ध्यान रखना है. ठीक है. ओनली वर्ड बड़ा कमाल का है, बड़ा मैजिकल वर्ड है, बड़ी तंगी करता है. ही इज़ द ओनली मैन हु कैन डू इट, ही कैन डू इट. ये दोनों सेंटेंसेस अपने आप में लड़ाई कर रहे हैं. क्यों? ही कैन डू इट, वो कर सकता है. ही इज़ द ओनली मैन हु कैन डू इट, तो वहाँ समस्या है. तो मतलब ये हुआ, ये कहना कि यही कर सकता है तो गलत है. मतलब ही कैन डू इट बट ये अकेला नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स है. ठीक है. ओनली लगते ही अर्थ बदल गया. तो कंट्रोलिंग वर्ड्स का रोल है. क्वेश्चन में आपने कन्वर्ट कर लिया, आपने नोट किया, इनको आपने सभी को क्वेश्चन, कहाँ गया भाई, इनको आपने क्वेश्चन में कन्वर्ट किया, तभी आसान हुआ. अब आज के बाद आप इन्हें क्वेश्चंस में कन्वर्ट कीजिए, कीवर्ड से ढूंढिए, और आप नोट कीजिए पहला आंसर आपको फर्स्ट सेंटेंस में मिला, फिर दूसरा आंसर आपको सेकंड सेंटेंस में मिला, तीसरा आपको फिर तीसरे में मिला. ठीक है. चौथा आपको चौथे मिला. मतलब ये हुआ सीक्वेंसिंग जो है ऐसे ही रहेगी, ऑर्डर ऐसे ही रहेगा. मेरे पास जगह कम थी, इस वजह से मैं 4 सेंटेंसेस में 4 आंसर्स हैं, वहाँ पे 4 पैराग्राफ्स में 4 होंगे. तो पर ये होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो नीचे की तरफ आना है. मतलब पीछे वाले टेक्स्ट को बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. सो भैया क्या बहना जो भी हो, थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. गुड लक, बाय बाय.